अगला जो पार्ट है हमारा, ये था टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स। अगला हेडिंग है हमारा ट्रांसवर्सल। वैसे ये रिकैप है सब लोगों के लिए, जो लोग पिछले साल फाउंडेशन में थे उनके लिए तो तीसरी बार रिकैप है, ये थर्ड टाइम आई एम टीचिंग दिस। ट्रांसवर्सल, कैन एनीबडी डिफाइन व्हाट इज ट्रांसवर्सल? बोलो, आपको अगर पहले से पता है तो बोलो। लास्ट ईयर हमने फाउंडेशन में डिस्कस किया है ऑलरेडी। लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट बोलो। The line passing through two parallel lines. No, not at all. A line which intersects two or more lines at distant points. इसने तो डायरेक्ट डेफिनेशन देख के बोला है ऐसा लग रहा है। वेरी गुड। ये जो डेफिनेशन बोला कि कोई भी दो लाइन है समझो, कम से कम दो लाइन लेंगे हम ऐसे, लाइन यल एंड लाइन यम, और इन दोनों लाइन को दो अलग अलग पॉइंट में ये लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है, से पॉइंट P एंड पॉइंट Q. दिस इज लाइन N. So this line N is called as transversal. Transversal is a line which meets or intersects different lines at different points, distinct points. अलग अलग पॉइंट में वो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, अगर मैंने ऐसे दो लाइन ड्रॉ किए से यल एंड यम, और इनको ये एक ही पॉइंट में तीसरा लाइन यन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, so this line N is not a transversal. क्योंकि ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन है कि that line should intersect the remaining lines at distinct points, अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करनी चाहिए ट्रांसवर्सल। ओके, और जनरली हमें आदत पड़ा है कि ये दो लाइन जो है वो पैरेलल रहते हैं, और ये ट्रांसवर्सल ऐसा उन दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। सो दिस पर्टिकुलर लाइन इज ट्रांसवर्सल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दो लाइन आई एम सॉरी, यहाँ पे लाइट चला गया। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन है ये दोनों यल और यम ये पैरेलल ही हो, ये जरूरी नहीं रहता है। ओके, सो ये एल और एम दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पे, तो फिर भी इस लाइन एन को हम ट्रांसवर्सल कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन ही है जैसे उसने बोला है कि अ लाइन which intersects remaining lines in distinct points, distinct बोलो या फिर different बोलो, अलग अलग पॉइंट, distinct points is called transversal. Okay, so that is the definition. Just write down definition और उसके नीचे ये एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना। डेफिनेशन लिखो और नीचे ये डायग्राम ड्रॉ करो। क्विक क्विक। remaining lines.
ये सब चीज मैं इसीलिए बता रहा था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रोते हैं जब मेड IIT फाउंडेशन का होमवर्क बहुत ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट फॉलोइंग आवर शेड्यूल प्रॉपरली, या फिर हमने शेड्यूल ही नहीं बनाया ठीक से। देखो हमेशा याद रखना एज अ स्टूडेंट, ओनली क्लासेस आर नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए कुछ तो टाइम बांध के रखो, शेड्यूल करके रखो, और उस टाइम पे सेल्फ स्टडी ही करने का। अगर मैंने समझो कॉल किया सिद्धांत टाकड़गांवकर को, बोला जैसे अगर आपको कोई किसी ने भी 6:40 to 8:40 के बीच में कॉल किया, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा फाउंडेशन का लेक्चर चल रहा है, मैं बाद में बोलूंगा, ऐसा है ना। तो अभी दिन के किसी भी अलग टाइम में अगर आपको कॉल किया गया, किसी ने भी कॉल किया, तो ऐसे ही आंसर आना चाहिए। द सेम आंसर यू शुड गिव कि अभी मेरा दूसरा कोई शेड्यूल है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ अगर अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो फिर ठीक है, वी मे हैव टू गो, बट योर शेड्यूल शुड बी मेड, यू शुड बी शेड्यूल। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा 8 स्टैंडर्ड के कि सर शेड्यूल बनाता हूँ लेकिन हर बार कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है। तो शेड्यूल बनाते हुए एक चीज याद रखना कि शेड्यूल में 1 घंटे का या 1.5 घंटे का कुछ बफर टाइम भी रखना चाहिए। बफर टाइम मतलब उसमें आप कुछ भी मत लिखो, वो टाइम फ्री रखो, तो अगर कुछ चीजें रह जाती है तो उस टाइम में आप कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि एक तो 8 घंटे का बफर टाइम या तो 8 घंटे के पूरे क्लासेस नो शेड्यूल, तो इसीलिए होमवर्क रह जाता है। कभी भी सोना, कभी भी उठना, दिस विल नॉट गैदर यू सक्सेस, नो, नॉट एट ऑल, मार्क माय वर्ड्स। अगर ऑफलाइन क्लासेस रहते ना तो मैं सबसे ये लिख के लेता हूँ, कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, डायरी पे मैं लिख के लेता हूँ। जो भी हमारे IIT के स्टूडेंट्स हैं उनको आप पूछ लेना, अभी उनका एवरीडे शेड्यूल इज टाइट पैक, उनको क्लासेस को टाइम दिया गया, उनको पढ़ाई के लिए टाइम दिया गया, एंड सो ऑन लाइक दैट। ओके, ये भाषण नहीं है, हाँ, ये बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है। अगर आप शेड्यूल बना के फॉलो नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है। खाली आप बाकी के जैसे वो गधा है ना, गधा गधे जैसा वर्कलोड, बस वर्कलोड उठा के, हाँ पेरेंट्स ने बोला है इसीलिए फाउंडेशन लगा दिया, पेरेंट्स ने बोला है इसीलिए पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, खुद मोटिवेट रहना पड़ेगा। नहीं तो पेरेंट्स ने बोला इसीलिए, पेरेंट्स ने बोला इसीलिए, ऐसे नहीं। यू शुड बी हैविंग योर ओन डिसीजन दैट यस आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, आई वांट टू प्लीज माय पेरेंट्स, माय टीचर्स एंड सो ऑन। तो इसीलिए कुछ इस इच्छा से हमें करना चाहिए, नहीं तो क्या जो रैंक 1 का स्टूडेंट रहता है, समझो महाराष्ट्र में अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, फॉर एग्जांपल जनरली 9 के स्टूडेंट होमी बाबा का एग्जाम देते हैं, तो होमी बाबा के एग्जाम में एक कुछ स्टूडेंट का रैंक 1 आता है और कुछ स्टूडेंट का रैंक नहीं आ पाता। तो एक्चुअली आप वो दोनों स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे तो दोनों को 24 आवर्स थे, दोनों को सेम टाइम मिला 9वीं तक, लेकिन फर्क क्या है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा फर्क इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में हो सकता है, किसी का इंटेलिजेंस ज्यादा कैपेसिटी का हो, किसी का कम कैपेसिटी का हो। इंटेलिजेंस का कैपेसिटी का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, तो देर इज नो प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अपने आप आ जाता है जैसे आप हार्ड वर्क करते हो। मैंने बोला था ना एक बार, पिछले लास्ट 2 साल पहले बोला था ये, कि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ब्रेन ऐसे बना के रखा है, नेचर ने हमारा ब्रेन ऐसे बना के रखा है कि आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना वो तेज रहेगा। नहीं तो क्या होता है, लॉकडाउन के कारण हमारे ब्रेन के ऊपर अभी रस्टिंग हुआ है, रस्ट समझ में आता है ना सो इसके कारण वो रस्ट हमें अभी मराठीत सांगायचं झालं तर त्याला कानशिनी आपल्याला घासावं लागेल आता तो वो रस्ट चला जाएगा और फिर हम फिर से रिदम में आएंगे। सो अभी टाइम वेस्ट मत करो, अभी 9th स्टैंडर्ड के इस पॉइंट ऑफ टाइम से यहाँ से आगे आपके लाइफ का
12th स्टैंडर्ड तक एक इम्पोर्टेंट फेज चल रहा है। इस 3 साल में 4 साल में जो भी मेहनत आप करेंगे वही आप लाइफ में बनेंगे। इस 4 साल में जिसने मेहनत किया वो वह बन जाएगा। इस 4 साल में जो मेहनत नहीं करेगा उसको ग्रेजुएशन के बाद ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा 4 साल, या तो जॉब लगवाने के लिए या तो किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए। ओके, और जिनको ग्रेजुएशन के बाद ज्यादा मेहनत नहीं करना है अभी 4 साल मेहनत करो, ठीक है। नहीं तो फिर ग्रेजुएशन के बाद, मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड में बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। जैसे वो कुत्ता जाता है ना किसी किसी घर में, अरे ये मालिक मुझे रोटी देगा, ये मालिक मुझे रोटी देगा। तो ऐसे बच्चे भी जाते हैं हमारे पास आउट होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, अरे मुझे इस कंपनी में जॉब मिलेगा, मुझे यहाँ इंटरव्यू देता हूँ। ऐसा कुत्ते जैसा लाइफ नहीं जीना चाहिए, आपके घर में कॉल लेटर आना चाहिए। इसीलिए तो हमने फाउंडेशन चूज किया ना। ओके, या फिर खुद का बिजनेस करो, वट एवर इज योर डिजायर, बट यू शुड मेक योर क्रेडिबिलिटी इन योर लाइफ, यही बताना था। ठीक है। इसके बाद ये जो ट्रांसवर्सल्स और पैरेलल लाइंस है, इसका डिस्कशन हम लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको पहले से पता भी हो सकता है, और स्पेशली जो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका तो डायरेक्ट ये चैप्टर ही है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। उसमें आपने बहुत सारे प्रूफ्स भी लिखे होंगे। देखो, समझो मेरे पास लाइन यल और यम है, दोनों पैरेलल मुझे दिए हैं, तीसरा लाइन यन एक ट्रांसवर्सल है। तो हमें यहाँ पे अलग अलग टाइप के एंगल्स मिलते हैं। तो टोटल यहाँ पे 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो पहला टाइप है, उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब पैरेलल लाइन के बीच वाले, मतलब एंगल 3 4 5 6। इनको सॉरी, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। फिर से इंटीरियर एंगल के दो सब टाइप होते हैं, उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। इनको चाहे तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी हम बोल सकते हैं, या फिर एडजेसेंट इंटीरियर भी बोलते हैं। को इंटीरियर के दूसरे दो नाम भी याद रखना, एडजेसेंट इंटीरियर, एडजेसेंट, और we may say them as consecutive interior angles, consecutive interior angles। और इंटीरियर का दूसरा टाइप है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बिल्कुल सिंपल है, को इंटीरियर एंगल मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड रहने वाले इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 5। और अल्टरनेट इंटीरियर मतलब ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड, एंगल 3 5। यहाँ पे दो पेयर मिलेंगे, 4,5 एंड एंगल 3, एंगल 6। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है एंगल 3, एंगल 5, 3 और 5, एंड एंगल 4, एंगल 6। और हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स जो है उनका सम 180 रहता है, दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री। इनका सम 180 रहता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री रहते हैं। और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है दे आर इक्वल, दे मेक अ जेड स्ट्रक्चर। ये जो एंगल 4 और एंगल 6 है ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, दे मेक लाइक दिस जेड स्ट्रक्चर। या फिर एंगल 3 एंड एंगल 5 विल आल्सो बी इक्वल, they also make like this Z structure. Alternate interior angles are equal if those two lines are parallel. So angle 3 equal to angle 5, angle 4 equal to angle 6. ये है पहला टाइप इंटीरियर। इंटीरियर के दो सब टाइप, को इंटीरियर एंड अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। देन सेकंड टाइप इज एक्सटीरियर एंगल्स। सर वो लिखना है।
एक्सटीरियर एंगल्स है ये पैरेलल लाइन के बाहर वाले, पैरेलल लाइन के अंदर वाले 3 4 5 6 थे, अभी उसके बाहर है 1 2 7 8। ये 4 एंगल जो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, इनको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स। इसके भी वही 2 टाइप आएंगे, को एक्सटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स और बिल्कुल वही प्रॉपर्टी वो फॉलो करते हैं जो इंटीरियर का था। तो एंगल 1 को एक्सटीरियर मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के राइट में एंगल 1 और एंगल 8 है, एंगल 1 कॉमा एंगल 8 एक ए पेयर मिलेगा और दूसरा पेयर आपको मिलेगा एंगल 2 एंड एंगल 7 एक्सटीरियर को एक्सटीरियर। और अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब एंगल 2 एंगल 8 एंड एंगल 1 एंगल 7। और प्रॉपर्टी वही है, अगर ये दोनों लाइंस से एल एंड एम ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो फिर ये सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। को एक्सटीरियर का एडिशन 180 रहेगा, ये एक प्रॉपर्टी, मतलब बोथ आर सप्लीमेंट्री। और जो अल्टरनेट एक्सटीरियर है वो इक्वल रहेंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है। और तीसरा टाइप है इस पर्टिकुलर केस में, दैट इज कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का डेफिनेशन अगर बोला जाए तो ये जो दोनों पैरेलल लाइंस है एल एंड एम, उन दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर वाले या फिर नीचे वाले, ओके यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पैरेलल लाइन के ऊपर वाले और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, ट्रांसवर्सल के कोई भी एक साइड। तो अभी मैं दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर वाले अप साइड वाले एंगल्स लेते हैं, एंगल 1 एंगल 5, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक पेयर मिल गया। वैसे ही एंगल 2 एंगल 6 दूसरा पेयर, ये अप साइड वाले 2 पेयर मिल गए। अभी पैरेलल लाइन के नीचे वाले और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड रहने चाहिए, तो 4 एंड 8, एंगल 4 एंगल 8 और एंगल 7। ठीक है, तो ऐसे टोटल हमें मिलते हैं 4 पेयर्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये पेयर्स इक्वल रहते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 and angle 3 equal to angle 7. Corresponding angles are equal if these two lines are parallel, L और M ये दोनों lines अगर parallel है तो। ठीक है, तो इतने सारे टाइप्स के एंगल्स हमने देखे, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल वो 4 एंगल्स है और 4 एंगल के ऐसे 2 पेयर मिलते हैं, को इंटीरियर 2 पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर 2 पेयर। को इंटीरियर में एडिशन 180, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल। एक्सटीरियर एंगल के 2 टाइप, को एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर, यहाँ पे भी एडिशन 180 यहाँ इक्वल। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर मिलते हैं, दे आर इक्वल इफ दिस 2 लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अभी अगर हमें उल्टा बोला गया कि को इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 है तो हम उल्टा बोलेंगे कि इसका मतलब है ये दोनों लाइन एल और एम पैरेलल है। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज द टेस्ट। वो टेस्ट है कि एल और एम लाइन कब पैरेलल हो सकते हैं। तो वो कब पैरेलल होंगे, जो ये बॉक्स में दी हुई चीजें अगर करेक्ट है तो। अगर कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। उसको हम बोलते हैं पैरेलल का टेस्ट, को इंटीरियर एंगल टेस्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, एक्सटीरियर को एक्सटीरियर एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अगर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए हैं इसका मतलब ये 2 लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो उल्टा और सीधा, 2 लाइन पैरेलल है तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो बॉक्स में लिखे हैं वो ट्रू आएंगे,
जो बॉक्स में लिखे हैं वो सारे प्रॉपर्टीज अगर ट्रू है तो ये दोनों लाइन पैरेलल आएंगे। तो उल्टा और सीधा हमें दोनों याद रखने हैं। राइट डाउन। सबको समझ में आया? हाँ सर। Yes. बोलो रे बोलो। सो रहे क्या? यस सर। जोपले का? नहीं सर। ठीक है, लिखो लिखो। आपको महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट को ये सेकंड चैप्टर है ना, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, स्कूल में हुआ है कि नहीं? चालू है सर। ओके। तो ये सारे प्रूफ्स भी वहां रहते हैं। प्रूव दैट alternate interior angles are equal। तो ये प्रूफ हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इन सब प्रॉपर्टीज के। अभी सारे प्रॉपर्टीज हमने बस नोट डाउन कर लिए एक साथ। सर हो गया। यस सर। ठीक है, अभी लास्ट 2 मिनट में मैं बाकी के 2 प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अगला टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के 2 प्रॉपर्टी हमें याद रखने हैं। पहला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ऑफ कोर्स इसको हम प्रूव करने वाले हैं, तो हम बोलते हैं कि इन तीनों एंगल का सम 180 आएगा। प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी बस ये 2 पॉइंट्स हम लिख रहे हैं ताकि पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, बस प्रूफ बचेगा इन सब स्टेटमेंट्स का। दूसरा है कि अगर एक ट्राइंगल मुझे दिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ए बी सी, उसके मैं साइड्स को अगर ऐसे एक्सटेंड करता हूँ तो इसको बीसी साइड को एक्सटेंड करके यहाँ हमने पॉइंट डी लिया, तो ये जो एंगल है, एंगल एसीडी, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल। और उस एक्सटीरियर एंगल का जो पास वाला इंटीरियर है उसको हम बोलते हैं उसका एडजेसेंट इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल का ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल सी रहेगा। और ये दोनों जो है एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं रिमोट इंटीरियर। रिमोट, इस वर्ड का मीनिंग रिमोट कंट्रोल। रिमोट मतलब दूर वाला, रिमोट कंट्रोल मतलब दूर से कंट्रोल करना। रिमोट इंटीरियर मतलब इस एक्सटीरियर से दूर रहने वाले, ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। और ये दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि इन अ ट्राइंगल exterior angle is equal to, of course measure of exterior angle is equal to sum of remote interior angles। एक्सटीरियर एंगल का जो भी मेजरमेंट है, जैसे यहाँ पे एंगल ACD, दैट विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, ये दोनों रिमोट इंटीरियर है। तो एक्सटीरियर इज अ सम ऑफ रिमोट इंटीरियर। ओके, तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमें याद रखने हैं।
सो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ऑफ कोर्स इसके अलावा बहुत सारे प्रूफ्स मुझे लेने हैं, प्रूफ हम अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे, बट नाउ यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग एमटीजी एक्सरसाइज। एमटीजी की जो एक्सरसाइजेस है वो सॉल्व करना स्टार्ट करना है। आज का होमवर्क है लेवल 1 में टोटल 35 क्वेश्चंस है। Those 35 questions you have to solve by tomorrow itself. होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करो, सॉल्यूशंस लिखो, जहां जहां स्टेप्स एप्लीकेबल है। जहां पे डायरेक्टली लिखते हैं वहां डायरेक्ट आंसर लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिखो नोटबुक में। थैंक यू वेरी मच। इसका फोटो मैं भेज देता हूँ, ये लिख लेना। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye. बाय सर।